हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार चौधरी। आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो रहेगा डिटर्मिनेंट एंड इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। तो आज हम केवल ब्रीफ आइडिया लेंगे कि डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर क्या होता है और इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले आता है कि स्ट्रक्चर होता ही क्या है। देखिए, स्ट्रक्चर जो होता है वो असेंबल होता है, कुछ पार्ट से मिलके बना होता असेंबल होता है, ठीक है, कुछ पार्ट से। और वो पार्ट्स या कंपोनेंट जिसको आप बोल सकते हो वो कुछ भी हो सकता है। कुछ भी से मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी, बट रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर, जैसे कि स्लैब, बीम, ठीक है, स्लैब हो गया, बीम हो गया, कॉलम्स हो गया, वॉल्स, फाउंडेशन एंड सो ऑन विच रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। अब सबसे पहले तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। देखिए, इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि उस पर जो लगने वाले फोर्सेज हैं उसके कारण उस स्ट्रक्चर में, या कह सकते हो उस कंपोनेंट में, पर्टिकुलर कंपोनेंट में मोशन नहीं हो रहा, ठीक है, या कह सकते हो रिजिड बॉडी मूवमेंट नहीं हो रहा, ठीक है। अब इस बात को समझिए कि सब रिजिड बॉडी मूवमेंट और डिफ्लेक्शन होता क्या है। देखिए, डिफ्लेक्शन और जो रिजिड बॉडी मूवमेंट होता है उसमें कुछ फ़र्क रहता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक ही यहाँ पे बॉक्स लिया, ठीक है, उस बॉक्स को मैंने यहाँ से पुश करना शुरू किया, तो वो क्या होगा, उस पुश के कारण थोड़ी देर बाद में अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो जो रिजिड बॉडी मूवमेंट होता है उसमें बेसिकली फंडा होता है पोजीशन का, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, ठीक है, उसकी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू यू कह सकते हो आर्बिट्रेटरी सेंटर, ठीक है, उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है। ऑन द अदर हैंड, जब अपन लोग डिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो डिफ्लेक्शन में क्या होता है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, उसकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। जैसे कि आपने क्या किया, इस बॉक्स को यहाँ से पुश करने के साथ साथ, जैसे मान लीजिए ये बॉक्स था अपने पास में, उसको इधर से पुश करने के साथ साथ में क्या किया, इधर से भी पुश करना शुरू किया। तो देखिए, जितना फोर्स इस तरह से लग रहा है उधर दूसरी तरफ से उतना ही फोर्स लगेगा। तो उसमें क्या होगा, एक फोर्स दूसरे फोर्स को कैंसिल आउट करेगा। तो ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ नहीं होगा। देखिए, इसमें दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है तो क्या करेगा, अपनी शेप चेंज करेगा, क्योंकि इसमें जो फोर्स आ रहा है वो एक तरह से प्रेशर जनरेट करेगा, इस पर स्ट्रेस जनरेट करेगा। तो हो सकता है इसका जो शेप होगा वो कुछ इस तरह से अंदर की तरफ झुक जाए, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, डिफ्लेक्शन, ठीक है। डिफॉर्मेशन हो जाएगा उसकी शेप में, ठीक है, यू कैन से आकृति में, उसकी जो शेप, उसकी जो आकृति है उसकी में डिफॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा तो मतलब वो जो आपके पास कंपोनेंट है, जो स्ट्रक्चर है, वो किस में, इक्विलिब्रियम में, ठीक है कि नहीं है। अब अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो नॉन इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, मतलब उसमें मोशन हो रही है, ठीक है। तो इसको ऐसे ही समझना है। अब ये तो गया अपने पास में डिफ्लेक्शन और रिजिड बॉडी मूवमेंट, या कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क हो गया, ठीक है। तो स्ट्रक्चर जो कंपोनेंट से मिलके बना होता है वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है। अपनी जो स्ट्रक्चर होती है उसमें मोशन नहीं होना चाहिए। अगर मोशन हो गया तो वो जो स्ट्रक्चर हो जाएगी वो अनस्टेबल हो जाएगी। अनस्टेबल स्ट्रक्चर के लिए नोट करके लिख लीजिएगा आप, या नोट करके याद रखिए कि जो अनस्टेबल स्ट्रक्चर होती है उसकी अपन डिटर्मिनेंट है कि अनडिटर्मिनेंट है, ये एक बात ही नहीं करते, क्योंकि वो स्ट्रक्चर ही काम की नहीं है, अनस्टेबल है। उस पर जैसा ही कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगेगा वो कोलैप्स हो जाएगी, वो मोशन कर जाएगी, ठीक है कि नहीं। जैसे कि आप लोगों ने मान लीजिए कोई बिल्डिंग डिज़ाइन किया, ठीक है, डिज़ाइन करने के बाद में आपने देखा कि जैसे उस पर लोड आया वो कोलैप्स हो गई, ठीक है। आप लोगों को ये कैलकुलेट करने का मौका ही नहीं मिला कि उस पर जो फोर्स जनरेट हो रहे हैं वो कहाँ कहाँ जनरेट हो रहे हैं, कितना फोर्स जनरेट हो रहा है। जैसे ही फोर्स आया वो कोलैप्स हो गई, ठीक है। तो एक चीज़ होती है इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब टोटल लगने वाले फोर्स का जो वैल्यू होता है वो जीरो होता है, या कह सकते हैं नेट फोर्स का वैल्यू क्या होता है, जीरो। इक्विलिब्रियम कंडीशन को ऐसे भी समझिए कि एक्सटर्नल फोर्सेज के इफेक्ट में या प्रभाव में, अंडर द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, जो स्ट्रक्चर होता है वो रिजिड बॉडी मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट नहीं करता है, केवल उसमें डिफ्लेक्शन होता है। तो ये होता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम से निकल के आता है इक्विलिब्रियम से निकल के आता है स्टेबल और अनस्टेबल, ठीक है। स्टेबल मतलब जो एक्सटर्नल फोर्सेज के के प्रभाव में, ये कह सकते हो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज, उसमें मोशन नहीं होता है, होती है स्टेबल। अनस्टेबल मतलब जो एक्सटर्नल फोर्सेज के
की वजह से उसमें मोशन हो जाए या वो डैमेज हो जाए या लैप्स हो जाए, ठीक है, यानी कह सकते इसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाए उसके किसी कंपोनेंट में, उसको बोलते हैं अनस्टेबल, तो वो होगा नॉन इक्विलिब्रियम, ये हो गया इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये मान के चलते हैं कि जो अपने पास जो स्ट्रक्चर है वो उस पर जो लगने वाले फोर्सेज है उसके प्रभाव में वो इक्विलिब्रियम में रहेगा और स्टेबल स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। इट हैज़ टू सेटिस्फाई फंडामेंटल क्राइटेरिया ऑफ स्ट्रेंथ, स्टिफनेस, इकोनॉमी, ड्यूरेबिलिटी एंड कॉम्पेटिबिलिटी फॉर इस एग्जिस्टेंस। अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो अपन जो स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं या अपन जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसके कुछ फंडामेंटल क्राइटेरियाज होते हैं कुछ स्ट्रक्चर को बनाने के लिए, ठीक है। फंडामेंटल क्राइटेरिया कौन से? स्ट्रेंथ होनी चाहिए उसके बाद में, स्टिफनेस होनी चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए, कॉम्पेटिबिलिटी। कॉम्पेटिबिलिटी का मतलब ऐसे समझो कि उसमें जब लोड आएगा तो वो इक्वली होमोजीनियसली डिफॉर्म होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसमें कहीं पे जैसे वी शेप बन गया हो, ठीक है। अगर मैं बीम की बात करूँ तो इट इज जनरली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज एज डिटर्मिनेंट एंड अनडिटर्मिनेंट और रिडंडेंट स्ट्रक्चर। अब जो स्ट्रक्चर होता है अगर वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में है मतलब स्टेबल है तो उसको दो चीज़ों में क्लासीफाई, दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं कैटेगरीज में। जो पहला कैटेगरी का रहेगा वो रहेगा डिटर्मिनेंट और दूसरा रहेगा अनडिटर्मिनेंट। तो आज केवल अपन इतनी ही बात करेंगे डिटर्मिनेंट क्या होता है और अनडिटर्मिनेंट क्या होता है, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे करती है इनकी वो अपन आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो any structure is designed for stress resultant for bending, shear force, deflection, torsion, stress and axial stresses। अब ये बता रहा है या देखिए कहने का मतलब कि कोई भी जो स्ट्रक्चर होता है उसको डिज़ाइन किस लिए करते हैं, उसके लिए अपन डिज़ाइन करते हैं स्ट्रेसेस के लिए जो उसमें रिजल्टेंट होंगे या स्ट्रेस प्रोड्यूस होंगे ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, ठीक है। अब स्ट्रेस क्या होता है, देखिए आप लोगों को जो 201 था उसमें बेसिक आइडिया दे दिया गया था कि स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंट फॉर द डिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर आपके पास एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है अभी मैंने बताया, तो अगर वो मोशन नहीं करेगा तो क्या होगा, उसमें डिफ्लेक्शन होगा, किसमें, या उसके करते हो डिस्टोर्शन होगा उसकी शेप का, ठीक है। तो उस डिस्टोर्शन को या उसकी जो डिफ्लेक्शन आ रहा है उसको रोकने के लिए जो अंदर से स्ट्रेस जनरेट होते हैं उसको अंदर से जो फोर्सेज जनरेट होते हैं इंटरनल फोर्सेज उसको बोलते हैं स्ट्रेस, ठीक है। ये स्ट्रेस किसके कारण जनरेट हो सकते हैं, बेंडिंग के कारण। तो बेंडिंग के कारण बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, डिफ्लेक्शन, टोर्सन, एक्सियल स्ट्रेसेज ये। If these moments, shears and stresses are evaluated at various critical sections, then based on these the proportioning can be done। अब जैसे जैसे अपन कैलकुलेट करेंगे उसके आधार पर अपन प्रपोर्शनिंग कर सकते हैं कि कौन से सेक्शन को कितना अपन को उसकी शेप साइज देनी है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ होती है एनालिसिस और एक होता है डिज़ाइन, ठीक है। तो देखिए एनालिसिस क्या होता है, evaluation of these stresses, moment and forces and plotting them for the structural component is known as analysis। एनालिसिस का मतलब हो गया कि किसी स्ट्रक्चर कंपोनेंट में जनरेट होने वाले स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करना और उनको ड्रॉ करना किसी कंपोनेंट के लिए, वो कहलाता है एनालिसिस। एनालिसिस मतलब कितना फोर्स उस पर लग रहा है और उसकी वजह से कितने कितने स्ट्रेसेस उसमें जनरेट हो रहे हैं, ये तो हो गया एनालिसिस। एनालिसिस करने के बाद में अपन को कंपोनेंट की ड्राइंग देना है, ठीक है। मतलब उस कंपोनेंट के अपन को डायमेंशन फिक्स करनी है कि उसकी क्या डायमेंशन है, जैसे लेंथ, विड्थ, डेप्थ, ठीक है। ये सब चीज़ें अगर अपन डिटरमाइन करें उस कंपोनेंट के लिए तो वो हो जाता है डिजाइनिंग, ठीक है। तो इसमें डेफिनेशन है कि डिटर्मिनेशन ऑफ डायमेंशंस फॉर दीज कंपोनेंट्स ऑफ दीज स्ट्रेसेस एंड प्रोपोर्शनिंग इज नोन एज डिजाइन। मतलब अपन ने एनालिसिस कर लिया, अपन को पता है कि इसमें इतना स्ट्रेस जनरेट होगा, इतना लोड उस पर आएगा तो इसकी वजह से इतना स्ट्रेस उस पर जनरेट होगा, इस वजह से उसकी कितनी शेप साइज देना है वो अपन किससे करेंगे, डिज़ाइन पर। डिज़ाइन जो स्टेप होता है उसमें अपन ये कैलकुलेट करेंगे कि उसकी डायमेंशन क्या होगी, ठीक है, और उसमें कितना प्रपोर्शन दिया जाएगा, वो सब आगे आप समझते जाएंगे, ठीक है। वो पार्ट है डिज़ाइन का, जो पार्ट्स होता है वो अलग अलग होता है, जैसे स्टील में आप स्टील डिज़ाइन पढ़ेंगे, आरसीसी में आप कंक्रीट डिज़ाइन पढ़ेंगे, ठीक है। अपन यहाँ पे कुछ बेसिक फंडे पढ़ रहे हैं, ठीक है। अपना जो ये टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर एनालिसिस। अपनी जो डिप्लोमा रहता है उसमें 301 जो सब्जेक्ट है उसमें ये काम आता है। और अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो जो 301 में चैप्टर नंबर 10 है इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, उसके लिए मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको जीरो से पढ़ा रहा हूँ। आपका जो सिलेबस है उसमें कम दे रखा है, कम का मतलब हो गया आपको केवल स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी दे रखी है, तो ठीक है, तो उसके लिए आपको ये तैयार कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा।
आगे चलिए। डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर आर एनालाइज्ड जस्ट बाय द यूज ऑफ बेसिक इक्विलिब्रियम कंडीशन, अभी आती है, ठीक है। अब मैंने बताया कि जो डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर होता है एक इंडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर हो गई, ठीक है। अब जो डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या होता है, जो बेसिक अननोन्स होते हैं ना, अब देखिए अननोन कौन कौन से हो सकते हैं। अगर मैं स्टैटिक इंडिटर्मिनेंट स्टैटिक की बात करूंगा मैं, तो जो स्टैटिक में होते हैं वहाँ पे अननोन होते हैं दो, कौन कौन से, एक हो गया एक्सटर्नल रिएक्शन ड्यू टू सपोर्ट और एक इंटरनल फोर्सेज जनरेटेड इन कंपोनेंट, ठीक है। इंटरनल फोर्सेज इन कंपोनेंट और एक्सटर्नल रिएक्शन, ठीक है, ये होते हैं अपने पास में अननोन, ठीक है। अब यदि इन अननोन का अपन को पता करना है और वो पता केवल बेसिक इक्विलिब्रियम कंडीशन से लग जाए तो उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर। अब सब बेसिक इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन सी हो गई, देखिए मैंने आपको बताया कि इक्विलिब्रियम में अगर कोई स्ट्रक्चर है तो मतलब वो स्टेबल है, कह सकते हो। स्टेबिलिटी की क्या कंडीशन है कि नेट फोर्स ऑन दैट स्ट्रक्चर इज जीरो। अब नेट फोर्स देखिए, अगर अपन टू डायमेंशन की बात करेंगे तो अपने पास में दो एक्सिस होते हैं, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो वो एक्स एक्सिस में मोशन नहीं करना चाहिए, वाई एक्सिस में मोशन नहीं करना चाहिए और उसमें रोटेशन नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया कौन सा, 2D स्ट्रक्चर की बात में। रोटेशन कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, मतलब अबाउट जेड एक्सिस, ठीक है। देखिए जैसे मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इसको तो ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं मैं। देखिए ये हो गया आपके पास में एक्स एक्सिस, ये हो गया आपके पास में वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया आपके पास में जेड एक्सिस, ठीक है। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई एंड ये हो गया जेड। अब क्या होगा कि देखिए अगर मान लीजिए कोई आपके पास में ये, जैसे मान लीजिए बॉक्स का आपके पास कंपोनेंट है, ये ब्लॉक है, इसको मान लीजिए बी मान लीजिए, ये ना तो एक्स डायरेक्शन में मोशन करना चाहिए, मतलब समेशन एफ एक्स बराबर होना चाहिए जीरो, ये पहली इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई, ठीक है। दूसरा आ गया ये वाई एक्सिस में भी मोशन नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो मतलब समेशन एफ वाई शुड बी जीरो। और ये एक्स वाई में रोटेट भी नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि ये ऐसे घूमने चक्री हो जाए, ठीक है, तो चक्री नहीं होना चाहिए, मतलब समेशन एम अबाउट जेड एक्सिस शुड बी जीरो। तो ये अपने पास में अगर 2D प्लेन की बात करेंगे तो 3 इक्विलिब्रियम कंडीशन है। इसी प्रकार अगर आप 3 डायमेंशन की बात करोगे तो 3 डायमेंशन देखिए, एक मोशन का जो कंपोनेंट आ जाएगा वो आ जाएगा वाई एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस, ठीक है। तो समेशन एफ जेड एक उसमें ऐड हो जाएगा, समेशन एफ जेड शुड बी जीरो। इसी प्रकार प्लेन्स में भी मोशन नहीं करना चाहिए, तो वाई जेड प्लेन में और एक्स जेड प्लेन में भी उसमें रोटेशन नहीं होना चाहिए। तो इसी प्रकार उसमें 3 एक्स्ट्रा इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाती है। तो जो 2D प्लेन है उसमें 3 और जो 3D है स्ट्रक्चर है उसमें 6 इक्विलिब्रियम कंडीशन अपने पास में होती है, ठीक है। ये तो गई इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात। अब बात आती है कि डिटर्मिनेंट कौन होता है, वो स्ट्रक्चर जिसको इक्विलिब्रियम कंडीशन से एनालिसिस किया जा सकता है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से एनालिसिस किया जा सकता है, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका उल्टा अपोजिट अनडिटर्मिनेंट कौन सा हो गया, वो स्ट्रक्चर जिसको इक्विलिब्रियम कंडीशन से एनालिसिस नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसको। बाय दिस एनालिसिस द अननोन रिएक्शन आर फाउंड फॉर फर्दर डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेसेस। अब होता क्या है, जैसे डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर उसको इक्विलिब्रियम कंडीशन से आपने इक्विलिब्रियम इक्वेशन से उसको एनालिसिस किया और उसमें आपने अननोन्स निकाले। अननोन कौन कौन से, एक्सटर्नल रिएक्शन प्लस इंटरनल स्ट्रेसेज, इंटरनल फोर्सेज जनरेटेड इन द कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, इससे आप स्ट्रेस जनरेशन कितना हो रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हो। स्ट्रेस नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट एरिया, you can say. Redundant and indeterminate structure are not capable being analyzed by mere use of basic equilibrium condition। ये मैंने बताया आपको कि जो अनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होती है उसको आप इक्विलिब्रियम कंडीशन से सॉल्व नहीं कर सकते, तो सब फिर उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए क्या होता है, जितनी अनडिटर्मिनेटी की डिग्री है, मतलब जितनी आपके पास एक्स्ट्रा अननोन है इक्विलिब्रियम कंडीशन से। देखिए आपने बेसिक मैथ में पढ़ा होगा कि जितने अननोन है उतनी आपके पास में इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए अपने पास इक्विलिब्रियम कंडीशन है 2D में 3 और 3D में 6, ठीक है। तो कोई डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर कब होगी, जब उसके पास में अननोन जो है जो 3 या 3 से कम होंगे, ठीक है। अगर अननोन 3 से ज़्यादा है तो अपने पास 3 इक्वेशन ही है, तो कुछ एक एक्स्ट्रा इक्वेशन की अपन को आवश्यकता पड़ती है।
उस इक्वेशन को बोलते हैं अपन कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन। तो जो अनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होती है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर होती है, उसको अपन को उसमें जो जनरेटेड जो एक्सटर्नल रिएक्शंस प्लस इंटरनल फोर्सेज जो इंड्यूस होते हैं, उनको कैलकुलेट करने के लिए जिस एक्स्ट्रा इक्वेशन की आवश्यकता पड़ती है उसको बोलते हैं कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन। ठीक है, तो अलोंग द बेसिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन some extra conditions are required to be used like compatibility condition for deformation etc to get the unknown reactions for drawing bending moment and shear force diagram। ठीक है, तो समझ गए। तो ये आपको लग गया बेसिक ब्रीफ आइडिया स्टेबल स्ट्रक्चर का, इक्विलिब्रियम कंडीशन का और डिटर्मिनेंट और अनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर का। अब इंडिटर्मिनेसी की डिग्री, अभी मैंने एक वर्ड यूज़ किया, इंडिटर्मिनेसी की डिग्री कितनी होती है वो हम लोग अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो देखिए आपकी जो सिलेबस है उसमें केवल स्टैटिक वाला पोर्शन है, अपन पहले स्टैटिक करेंगे, उसके बाद में थोड़ा फर्दर आगे जाके अपन काइनेमेटिक भी उसमें पढ़ लेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच।